Good morning, dear students. This is Ankit Agrawal from Vidit Commerce Classes. आज हम पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कई बुक्स में इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से भी दिया गया है इस चैप्टर को। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आपको इसके अंदर की मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारा चैनल ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मेहनत करने में का मन करे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 मई के बाद मैं 11th की भी क्लासेस चालू करने वाला हूं, जिससे एक एक वीडियो डेली 11th की आएगी और एक वीडियो डेली 12th की आएगी अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर में जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बताया था, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो एक एग्रीमेंट से बनती है। अब वो एग्रीमेंट आपका रिटन में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो लेकिन जब हम किसी भी तरह का अपनी पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में या उसके कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ हम कह सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसमें हम कभी कोई भी चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का जो भी हमारी रिटन चीज़ें हैं, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे नंबर ऑफ़ पार्टनर्स हो, चाहे और भी कोई मेथड हो कैलकुलेशन का, किसी भी तरह का हमको चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके अंदर हम क्या किन किन चीज़ों का स्टडी करने वाले हैं वो आप यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, ये हमें ज़रूरत कब पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की, इनके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, गुडविल वाले चैप्टर में, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि कब कब वो रिकॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब माना जाएगा। सबसे पहला ये कह रहा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, यानी हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले हमने डिसाइड किया था, उसमें हम किसी भी तरह का कोई रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप की स्ट्रक्चर में हमारे में चेंज होगा, तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। सेकेंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर ऐड हो जाए, तो भाई मैंने जैसा ही बोला कि नंबर ऑफ पार्टनर्स की में कोई चेंज हो किसी भी तरह का, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट की वजह से हो, डेथ की वजह से हो, या एमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, ऐसी कोई दो फर्म है जो एक साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। मान लीजिए एक फर्म का नाम था एक्स लिमिटेड और दूसरी फर्म का नाम था वाई लिमिटेड, और दोनों मिलकर काम करना चाहती हैं एक्स वाई लिमिटेड के नाम से, तो उसको हम कहेंगे एमालगमेशन। तो ऐसे केस में भी हमारी फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो इन सब केसों में जो पार्टनरशिप में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेंज इन पार्टनरशिप रेशियो क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। जब जैसे हमारे रेशियो थे, मान लीजिए ए बी सी आर से, उसमें लाइन दे रखी है ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो लॉसेज इन द रेशियो ऑफ आर 3:1, but now they agree to share future profit and losses in the ratio of 2:1। तो यानी किसी भी तरह से उनके रेशियो में वो चेंज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ होगा तभी रेशियो में चेंज आएगा, अगर वो वैसे भी चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी हम उसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल भी दिया है मैंने यहाँ पे छोटा सा, इसको आप समझ लीजिए। ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। Their capital on 1st April 2004 were rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. With effect from 1st April 2004, they decided to share the profit equally. तो देखिए, अब यहाँ पे किसने क्या कहा है, पहले 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2004 से वो लोग अपने शेयर को इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, अपने प्रॉफिट और लॉसेज को। तो आप यहाँ पे साफ क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, तो इसको हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, और दूसरी बात कहें, और दूसरा केस क्या है जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसके लिए है हमारे पास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब देखिए,
एडमिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि एडमिशन आप जैसे कहते हैं स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में भी एडमिशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले से कुछ पार्टनर काम कर रहे हैं, उन्हें अब पैसे की ज़रूरत है तो तीसरे आदमी को या इंसान को ज्वाइन करा दे कि भाई तू कैपिटल लेके हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, तो वो क्या एडमिशन हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे के लिए ही हो, उस बंदे के पास कोई स्किल्स हो, कोई नॉलेज हो, कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो उसके अंदर, तो उसके लिए भी हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा पार्टनर फर्म में ऐड किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो देखिए इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, इससे समझ आ देता हूँ आपको थोड़ा सा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए दो पार्टनर है, ए और बी, 2 और 1 की रेशियो प्रॉफिट। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखिए ये कह रहा है दो पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सी को भी एडमिट कराएंगे फर्मों में। कितने रेशियो के लिए? 1/4 रेशियो के लिए। तो अगर हम सी को 1/4 रेशियो दे देंगे तो क्या वो पहले वाले पार्टनर उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे, तो उनका रेशियो भी चेंज होगा भाई। तो इस तरह से क्या है, पहले फर्म में 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा से फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो उसको जैसे जॉब होती है, नौकरी करते हैं लोग, वहाँ से उनको रिटायरमेंट मिलता है सरकारी नौकरी से। तो ऐसे ही केस में फर्म से भी अगर किसी पार्टनर को लगता है कि अब मुझे काम नहीं करना, या मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बीमार रहने लगा हूँ, या फिर और कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, A, B and C are partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1। 3 पार्टनर ए बी सी 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब देखिए जो सी है, जो अब तक 3:1 में से 1/6 रेशियो ले रहा था शेयर का, वो छोड़ के जाना चाहता है। तो भाई वो छोड़ के चला जाएगा तो उसका रेशियो ए और बी को मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब 2 ही पार्टनर रह जाएंगे फर्म में। तो ऐसी केस में क्या है, पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 रह गए, नंबर ऑफ पार्टनर चेंज हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। अभी हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, इनके बारे में पूरी डिटेल में आगे चैप्टर्स हैं आपके पूरे, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये सब चैप्टर्स हैं आपके आगे आने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनमें से आपके 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाला जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, ये चैप्टर उन सभी आने वाले चैप्टर्स का बेस है। आपने ये चैप्टर ढंग से समझ लिया तो आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये चैप्टर आपने हल्के में निकाल दिया, चाहे आपका टीचर पढ़ा रहे हो या आप यहाँ से मेरे से पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये चैप्टर, ये समझ लीजिए कि आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, उन सब चैप्टर्स के लिए बेस है ये। यानी उनमें जो भी अकाउंट्स आपके मेंटेन किए जाने हैं, या जो भी ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, या हम पीछे सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो अगला केस है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो देखिए ये भी रिटायरमेंट की तरह होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि रिटायरमेंट में आदमी अपनी इच्छा से जाता है, और डेथ में जब किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो भाई मजबूरी है, पार्टनर जाएगा ही जाएगा। ऐसा ये थोड़ी है कि उसका कोई वो लीगल एयर होगा या उत्तराधिकारी होगा वो पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेगा, ज़बरदस्ती थोड़ी है। ज्वाइन करेगा भी तो वो एक नया पार्टनर माना जाएगा, वो एक एडमिशन की तरह माना जाएगा। लेकिन कोई आदमी की डेथ हो गई तो उसको नंबर ऑफ पार्टनर हमारे कम होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अमालगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मान लीजिए, जैसे देखिए एग्जांपल से समझ लीजिए डायरेक्ट इसको, राजा एंड योगेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। राजा और योगेश 2 पार्टनर हैं जो 2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। दे फाउंड दैट दे आर अनेबल टू मीट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड अनेबल टू मीट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। अब उन्होंने फील किया कि वो मार्केट के ना कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हैं, और ना ही जो बिजनेस के प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है उसको वो पूरा कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू एमालगमेट द फर्म विद द फर्म ऑफ किंग एंड सिंह। ठीक है, क्या बढ़िया नाम दिया है उन्होंने, किंग एंड सिंह। सिंह इज किंग कहते हैं ना, ऐसे ही सिंह, किंग एंड सिंह नाम के पार्टनर की एक फर्म थी। एक फर्म तो है राजा और योगेश की,
और दूसरी फर्म है ये किंग एंड सिंह, जिसके साथ राजा और योगेश ने अपनी फर्म को एमालगमेट यानी मिक्स करने का या मिलाने का निर्णय लिया। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, जो कि किंग और सिंह जो थे वो इक्वली शेयर कर रहे थे, और हमारे राजा और योगेश क्या थे, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे। इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:1, यानी जब ये चारों पार्टनर फर्म मिल गई तो पार्टनर 4 हो गए, तो उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:3:1। इन सच अ केस टू फर्म्स हैज amalgamated into one which amount to reconstitution of the firm of Raja and Yogesh on the one hand and the firm of King and Singh on the other hand of a firm new reconstituted firm। यानी अब ये कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे दो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। एक तो राजा और योगेश वाली फर्म जो दो पार्टनर को लेकर चल रही थी, एक दूसरी फर्म थी सिंह एंड किंग की, या किंग एंड सिंह कह लो आप उसे, उसकी फर्म में पहले दो पार्टनर थे। अब ये दोनों मिल गई तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो इस वजह से इसको भी हम क्या मानेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग और उसका कब कब उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, क्यों करते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन, कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ किसी भी पॉइंट में डाउट हुआ करे, आप बेझिझक कमेंट में लिख दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मैंने डाला है वीडियो आप उसी दिन लिखेंगे, मुझे जब भी इसमें कभी कमेंट मिलेगा मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसके बाद हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन ऑफ तो वहाँ पे हमने थ्योरी तो उसकी पढ़ ली। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। वो क्या है, देखिए अब प्रॉफिट जब शेयर किया जाता है तो उसके तीन ही रिजल्ट हो सकते हैं। या तो नए रेशियो में किसी को एक्स्ट्रा रेशियो मिला होगा, फ़ायदा हो रहा होगा, या किसी को नुकसान हो रहा होगा। फ़ायदा हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं गेन, ठीक है, और नुकसान हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस। और कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि भाई किसी पार्टनर को कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, पहले ही वो जितना पा रहा था अब भी उतना ही पा रहा है, ठीक है, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं। तो इनको ही कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए सिंपल केस रखे हैं, बाकी आपको मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बाद में अगले वीडियो में, तो उसमें मैं आपको सारे केसेस के करा दूंगा कि किस किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना लें, टेंशन ना लें कि सर ने पूरी चीज़ नहीं बताई, कठिन वाला पार्ट नहीं बताया या कुछ रह गया। तो आपको जो लगे वीडियो में ये चीज़ इंक्लूड नहीं की है मैंने, तो आप वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूँगा। तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है त्याग। यानी पहले मैं कुछ ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा था मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन अब मेरा शेयर कम हो गया, तो मैंने क्या किया, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ गया, ठीक है। तो वो सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस किया, कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो यानी पहले कितना मिल रहा था, और न्यू माने अब कितना मिल रहा है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दीजिए, तो जितना डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसका उल्टा होता है गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो कहते हैं, नॉर्मली हम इसको गेनिंग रेशियो के नाम से डालते हैं, ठीक है। तो गेन रेशियो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि पहले कम मिल रहा था लेकिन अब ज़्यादा मिल गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, नीचे मैंने इसके एग्जांपल इंक्लूड किए हुए हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है। तो सीधी सी बात है, नया गेन तभी होगा, फ़ायदा तभी होगा जब नया वाला हमें ज़्यादा मिल रहा होगा। तो इसमें उल्टा फॉर्मूला कर दो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस में ओल्ड रेशियो पहले रखना है, दूसरे किस में न्यू रेशियो पहले रखना है ना। आपके मन में ये बात 100% आ रही होगी। मैं भी जब स्टूडेंट था तब मैं भी बड़ा परेशान रहता था, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली थी अपनी खुद की कि आपको करना ओल्ड माइनस न्यू रेशियो ही है, समझिएगा।
ओल्ड माइनस न्यू रेशियो को आप याद कर लीजिए। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो में आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है। समझना बात को। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम करेंगे और आंसर हमारा पॉजिटिव नंबर में आ रहा है, आएगा तो फ्रैक्शन में ही, लेकिन वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है। लेकिन वो माइनस में आ रहा है आंसर तो वो हमारा गेन होगा। या फिर आप सीधे सीधे इन दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन्हीं तरह के रेशियो के लिए मैं डाला है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एज रेशियो इज फॉर 3:1 फॉर ABC रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। ABC 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉसेज को रेशियो में शेयर करते हैं 3:1 में। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि रेशियो चेंज होने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहले 3:1 का रेशियो ले रहे थे, लेकिन अब इक्वली शेयर उन्होंने करने का डिसीजन लिया है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹24,000। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ऑल्सो पास जनरल एंट्री। तो देखिए जनरल एंट्री में आपको नीचे मैंने इसके लिए जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन अलग से रखे हुए हैं गुडविल वगैरह के लिए, तो मैं इसमें आपको केवल कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या बताया, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग के लिए क्या बताया, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1। अब देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है रेशियो पहचानने में या रेशियो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, रेशियो को लिखने के लिए क्या कैलकुलेशन करनी होती है, तो जो हमारा रेशियो उसको हम ऊपर रखते हैं और उन तीनों जो भी हमारे पास रेशियो होते हैं उनका टोटल को हम उसके नीचे डिनोमिनेटर यानी उसके हर की तरह रखते हैं। ठीक है, तो जैसे 3:1 का रेशियो दिया हुआ ओल्ड रेशियो में, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। इसी तरह जब इक्वल की बात करेगा तो इक्वल में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इक्वल जब भी बात करेगा तो वो जितने पार्टनर होंगे उनको 1:1 का रेशियो हम देते चले जाएंगे। तो 1 और टोटल क्या होगा 1:1 का 3, तो तीनों का रेशियो कितना हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। तो ऐसे केस में अब हमें क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, अब इससे हमें पता लग जाएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। देखिए मैंने इसमें यहाँ पे अपनी फॉर्मूले से सॉल्व किया है इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एच शेयर। तो देखिए इसको पहले मिल रहा है तो 3/6 और अब मिल रहा है 1/3। तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लीजिए, यानी नीचे वाले हिस्से को इक्वल बना लीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/6। तो 3/6 में से 2/6 आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, तो हमारा निकल के आएगा माइनस का 1/6, सॉरी पॉजिटिव का 1/6 आएगा। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, 3/6 माइनस 2/6 1/3 करेंगे तो ठीक है पॉजिटिव में 1/6 आएगा। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव में आंसर आए तो वो सेक्रीफाइस। 20 ईयर 2/6 पहले मिल रहा था, अब 1/3 मिल रहा है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, इक्वल आया है। ठीक है, और 30 शेयर उसको पहले मिल रहा था 1/6, अब मिल रहा है 1/3। ठीक है, तो अब इसको क्या है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, इसने यहाँ पे माइनस ना लगा के इसने ब्रैकेट में गेन लिख दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब वैल्यू हमारी पहले कम थी अब ज़्यादा बढ़ गई तो वो हमारे लिए गेन। ठीक है, इस तरह से हमारा टोटल निकल के आ गया कि प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था स्टार्टिंग में वीडियो चालू की थी फंडामेंटल वाली कि आपको मैं रेशियो कैलकुलेट करना भी बताऊँगा। अब हम बात करें गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि इसने कहा था कि फर्म की टोटल गुडविल 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये जब कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा ना कोई जा रहा, केवल पार्टनर्स के रेशियो में चेंज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको उसमें बताया था कि जिसको कोई चीज़ मिल रही है, जिसको फ़ायदा हो रहा है, उसको आप डेबिट कर दो, क्योंकि भाई ये रेशियो बढ़ा रहा है। तो जिसने नुकसान झेला है, जिसको सेक्रीफाइस हुआ है, उसको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा उसको चीज़ मिलती है, तो गुडविल उसको मिलनी चाहिए। तो जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है उसको आप करेंगे क्रेडिट, कितने रुपए से, उसके रेशियो में। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक चीज़ देख लीजिए कि जो ए था
वो तो 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है और जो सी है वो 1/6 का गेन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो गेन कर रहा है उसको तो हमें करना है डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमें करना है क्रेडिट। अब वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पार्टनर डेबिट या क्रेडिट साइड में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वल है एक ही साइड में। ठीक है, तो डेबिट करेंगे हम सी को, गेन कर रहा है, और क्रेडिट करेंगे ए को, लेकिन कितनी अमाउंट से, जितना उनका सेक्रीफाइस है, गेनिंग रेशियो है। 24,000 रुपये टोटल गुडविल है और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, केवल 1/6 का। तो हम 24,000 का 1/6 निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 4,000। तो 4,000 से हम एक एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री होगी वो, मैंने अभी बताया जैसे आपको, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000 ईच से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो देखिए अभी मैं आपको ऊपर वही समझा रहा था, तो इसने ऑलरेडी मैं आपको बता रखा है कि क्या होगा, गेनर्स पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होंगे तो ऐसे केस में इसमें कैपिटल के करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में ही। इसके बाद ये कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ऐसे केस में ये क्या कह रहा है कि रिजर्व्स क्या होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद में इनको कैसे बंटवारा किया जाता है पार्टनर्स में, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन एंट्री याद रखना, गेनर हमेशा डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग करने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। इस एंट्री को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, आगे भी वो एंट्री काम आने वाली है। तो देखिए जैसे ही कह रहा है कि रिजर्व क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले वीडियो में बताया था लेक्चर में, कि रिजर्व वो होता है जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो फर्म के द्वारा फ्यूचर के लॉसेज को, जो अनसर्टेनिटीज होती हैं फ्यूचर के लिए, आपने 11th में पढ़ा होगा जनरल रिजर्व। तो इसी तरह से और भी रिजर्व होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व वाले चैप्टर में आपने 11th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि कुछ रिजर्व्स होते हैं तो वो हमें बना के रखने पड़ते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए। तो फर्म के जब किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो जो भी हमारे रिजर्व होते हैं या बिना बांटे हुए प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको हम, ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया है अभी तक, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपने वर्ड पढ़ा होगा है क्यूमुलेटिव, स्टेट्स में पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव से ही वर्ड बना है एक्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटिव में क्या है, हम जोड़ते जाते हैं पिछले को अगले में, प्रीवियस को नेक्स्ट में ऐड करते जाते हैं। इसी तरह प्रॉफिट को भी प्रीवियस प्रॉफिट को नेक्स्ट प्रॉफिट में ऐड करते जाते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो जो भी हमारे रिजर्व हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। तो अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे भाई, तो देखिए इसके लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जनरल एंट्री दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कोई एग्जांपल हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छी बता देता हूँ पहले, कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, तो आप एक बात समझ लीजिए क्लियरली, नए पार्टनर को पुराने रिजर्व या प्रॉफिट में से कोई लेना देना नहीं है। पुराने प्रॉफिट हो, पुराने रिजर्व्स हो, पुरानी गुडविल हो, पुराने लॉसेज हो, उससे नई पार्टनर का कोई लेना देना नहीं होता। तो उसके आने से पहले सभी पुराने पार्टनर जो हैं, ओल्ड पार्टनर जो हैं, वो उन प्रॉफिट, रिजर्व, गुडविल, लॉस, उन सबको अपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है, कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन जो हमारे यहाँ पे बिजनेस में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है, तो उनको हमें कुछ कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति पे करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी एक रिजर्व बना के रखा जाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं ये जनरल एंट्री आपके लिए थोड़ी बड़ी कर देता हूँ जूम करके, क्योंकि अमाउंट तो कोई देखनी नहीं है हमें। तो देखिए ये कह रहा है, बीइंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उस पार्टनर को एडमिट करने से पहले ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में, यानी पुराना रेशियो था नए पार्टनर के आने से पहले, उस रेशियो में इन तीनों की अमाउंट को टोटल करके उनके नए रेशियो में बांट दिया जाएगा। अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी पुराने, और डी को एडमिट कर रहे हैं, तो डी को हम अलग रखेंगे टू एच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीच कैपिटल अकाउंट। इस तरह से अलग अलग लिखना पड़ेगा सभी कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया अब कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, तो ऐसे केस में वहाँ पे पार्टनर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करें कोई पुरानी, जैसे मैं बताया कि किसी भी तरह का कोई लॉस हो, पुरानी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे, और जो भी हमारे पुराने खर्चे हैं, नुकसान हैं, लॉसेज हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, उनको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कौन कौन सी चीज़ बांटी जाएंगी जिससे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? तो देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या होता है? इनको मिसलेनियस एक्सपेंसेज भी बोला जाता है। तो देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो हमारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम खर्चे करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, इन सब के लिए कुछ एक्सपेंसेज करने पड़ते हैं। तो इनको हम अपने एसेट साइड में डालते हैं। तो कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो भाई उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कुछ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होते हैं एक तरह से, जो हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने बहुत बड़ी अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट किया होता है, जिसको हम एक साथ P&L में नहीं डाल सकते। तो इसको भी हमें अपनी एसेट्स मानते हैं और धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनरशिप में एडमिशन होता है किसी का, तो ऐसे केस में हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तीसरा कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे कैसे आ गया? तो यहाँ पे आपको मैं बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब वो डेबिट बैलेंस होता है यानी लॉस होता है, तो उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो इसको भी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। और चौथी चीज़ है गुडविल, यानी पार्टनर के नए पार्टनर के आने से पहले अगर पहले से ही हमारे अकाउंटिंग बुक्स में यानी असेट साइड में बैलेंस शीट में कोई वो दे रखी हो आपको गुडविल, तो उस गुडविल को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या कह रहा है, बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पुराने पार्टनरों में। पहला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी आपने एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, बर्ड पीएफ में प्रोविडेंट फंड में इतना डाला है, तो वो कोई रिजर्व नहीं होता, वो एक कंपलसरी नेसेसिटी है जो स्टेचुरी, जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी फर्मों को मेंटेन करना पड़ता है जिनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो इसको, ये कोई रिजर्व नहीं है, ये एम्प्लॉय, इस पर एम्प्लॉयज का हक होता है, पार्टनर्स का हक नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज नई फर्मों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगला है टैक्सेशन रिजर्व, जो हमने टैक्स वगैरह पे करने के लिए कोई रिजर्व बनाया है, तो वो भी सरकारी वो है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो हमें बनाना है। और तीसरा है मशीन रिप्लेसमेंट फ़ंड, मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए हमने कोई और फंड बना रखा है, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस तरह से मशीन रिप्लेसमेंट फ़ंड आपका डेप्रिसिएशन फंड की तरह ही होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो या तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर वो नया पार्टनर नहीं आ रहा तो ऐसे केस में इन चीज़ों का क्या होगा। तो ऐसे केस में सिंपली आपको बता देता हूँ कि जिनसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है, उन सबका टोटल कर लीजिए अलग, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इनका टोटल कर लीजिए और इनमें से माइनस कर दीजिए जो भी डेबिट वाले आइटम है, यानी जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, और गुडविल है पुरानी, इन सब के बैलेंस को हम माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंस बच के आएगा उसको हम बिल्कुल जैसा भी हमने ऊपर गुडविल के लिए किया था सेम तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो गेनर डेबिट होगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। इस तरह से हो जाएगा और मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कई बार नॉर्मली स्टूडेंट्स और कई बार टीचर्स भी, कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं इस तरह के, वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक साथ बोल देते हैं, बल्कि लायबिलिटीज का हम कभी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। देखिए वैल्यूएशन और असेसमेंट दो अलग अलग वर्ड हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मूल्य निर्धारित करना कि उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन रीअसेसमेंट का मतलब होता है कि हमें ये देखना है कि हाँ वास्तव में
सामने वाला हमसे कितने रुपए मांगने के लिए तैयार है। लायबिलिटी और असेट्स तो आप जानते ही होंगे। लायबिलिटी क्या है, जो हमें पे करना है। असेट्स क्या है, जो हमें रिसीव होना है या जिस पे हमारा अधिकार है। ठीक है, तो लायबिलिटीज रीअसेसमेंट किया जाता है सामने वाली पार्टी के साथ बैठ के जिसको हमें पेमेंट करना है। तो उसके वैल्यूशन हम नहीं कर सकते, उसकी कीमत हम नहीं निर्धारित कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारी एसेट्स हैं, उनकी वैल्यूशन हम मार्केट के में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं रिवैल्यूशन के लिए, अक्सर पूछी भी जाती हैं। आजकल तो फैशन में है कि आपका जो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स वाला, उसमें वो सीधे सीधे बोलता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नॉर्मली जो एडमिशन वाला क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर जनरल एंट्री और लेजर दोनों बताऊँगा इसके, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बताए थे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर रहे हो, पहले एक नोटबुक ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको रिवैल्यूशन के लिए ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपका रिवैल्यूशन अकाउंट कभी गलत नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ। आप पॉज कीजिए वीडियो को, नोटबुक निकाल के लाइए। मैंने आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखते समय आप एक नोटबुक लेके बैठा कीजिए, उसमें से जो मेन ट्रिक बताता हूँ आपको, या मेन चीज़ें आपको बोलता हूँ, तो वो आप नोट कर लिया कीजिए, जिससे आप उनका जब रिवीजन करने बैठें तो आपको कोई तैयारी आपकी एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इनकी सारी चीज़ें बताऊंगा, मेन एंट्री जो बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो एंट्री होती हैं। उसके बाद मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी बताई थी। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब हमारी पहले वैल्यू कुछ थी, मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू पहले 1.5 लाख रुपये थी, 1,50,000। अब वो वैल्यू बढ़ के 1,80,000 हो गई, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। बिल्डिंग क्या हमारी असेट्स है, तो असेट्स बढ़ गई, तो वो क्या है, इंक्रीज इन असेट्स। तो हम क्या एंट्री करेंगे भाई इसके लिए, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अभी आप इन एंट्रीज को देखते चले जाइए, आपकी बुक में भी होंगी, आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको झटके में याद हो जाएंगी। सेकंड है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, जब इंक्रीज में असेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, असेट्स अकाउंट जिस भी असेट्स में इंक्रीज हो रहा है उस असेट्स का नाम लिखना है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा, ये नहीं आपको असेट्स ही लेना है हर चीज़ में। ठीक है, और डिक्रीज है तो सिर्फ उल्टी कर दो एंट्री को, रिवैल्यूशन को डेबिट कर दो, असेट्स को क्रेडिट कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे। इसके बाद लायबिलिटीज की बात करें हम, ये कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब देखिए वैल्यू जब बढ़ती है एसेट्स की तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हमें नुकसान कर रही है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको 11th में रूल बताया हो टीचर ने, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और असेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्या, लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी के नाम से। और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो उल्टी हो जाएगी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। क्लियर। इसके अलावा व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट्स आर रिकॉर्डेड। देखिए कुछ कई बार क्या होता है कि हमने ऐसी भी कंडीशन होती है, हमारे पास कुछ असेट्स होती तो हैं लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होता है, किसी वजह से भूल गए या अकाउंटेंट से गलती हो जाती है, तो उस वजह से अगर कोई हमने असेट्स नहीं लिख रखी है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है, हम तो ये मान के चलेंगे कि भाई असेट्स हमारी बढ़ गई, यानी इंक्रीज इन असेट्स की तरह उसको हम ट्रीट करेंगे। तो इंक्रीज इन असेट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। और लायबिलिटी मिल जाए कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड जो हमने लिखी नहीं है, तो भैया लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूशन को डेबिट कर दो। ठीक है, अब रिवैल्यूशन पर कोई प्रॉफिट है, तो जैसे आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बताया था कि रिवैल्यूशन ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब देखिए प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ भी। जैसे मैंने ऊपर ही बताया था अभी कि नए पार्टनर को पुरानी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके एडमिशन के बाद जो भी होगा उससे उसका मतलब है। तो रिवैल्यूशन प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को उस प्रॉफिट को शेयर कर देंगे। लेकिन लॉस है उस पर रिवैल्यूशन पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसकी अपोजिट एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूशन अकाउंट। अब देखिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए थोड़ा सा,
ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा, शॉर्ट में बहुत। तो देखिए, अब आपको ट्रिक की बात करते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट कभी रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो आप देखिए समझ लीजिए, और फिर मैं आपको फॉर्मेट से जनरल एंट्री उल्टी पास करना बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह मान के चलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल क्या होता है कि क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम या प्रॉफिट या गेन को डालते हैं, और डेबिट साइड में हम सारे खर्चों को डालते हैं। ये तो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंसेज को या लॉसेज को। तो अब आप अपने मन में एंट्री के हिसाब से समझते रहिए कि किस कंडीशन में आपको फ़ायदा हुआ और किस कंडीशन में आपको नुकसान हो रहा है। तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड के आइटम से, और फिर आप देखिए मेरी ट्रिक पे आपको कितना भरोसा है। सबसे पहले कह रहा है बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जो हमारी असेट्स है उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। तो आप बताइए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपके कोई असेट्स है, तो उसमें और इंक्रीज होता है, वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको फ़ायदा है या नुकसान है? आप कहेंगे फ़ायदा है। तो फ़ायदा मैंने क्या बताया, कोई भी प्रॉफिट हो, गेन हो, इनकम हो, आपको वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देनी है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब देखिए, आपको पहले किसी को देने थे 20,000, लेकिन अब वो 15,000 से मान रहा है, तो आपको फ़ायदा हो रहा है लाइबिलिटी कम होने से या नुकसान हो रहा है? यहाँ भी आप कहोगे जी फ़ायदा हो रहा है, तो ये फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में डाल दीजिए। तीसरा क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट्स। मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या है, हम तो ये मानते हैं कि भैया असेट्स बढ़ गई हमारी, तो असेट बढ़ रही है तो भैया इंक्रीज है, तो इंक्रीज है तो फ़ायदा है, तो फिर क्रेडिट कर दो। अभी प्रॉफिट और लॉस की बाद में बात करते हैं। अब डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट में आएंगे हमारे सारे नुकसान। अब भाई इंक्रीज हो रहा है असेट्स में तो वो फ़ायदा है, प्रॉफिट कर रहा है हमें, लेकिन और असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए तो वो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लॉस है तो भाई डेबिट में डाल दो, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी तो फ़ायदा दे रही थी, तो भाई इंक्रीज होगी तो नुकसान भी देगी, तो डेबिट में डाल दो। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो मानते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको भी डेबिट में डाल देंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन की तरह ही आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे लेजर में करते हो आप 11th से करते आ रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके अलग अलग कर लीजिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज़्यादा है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा है यानी फ़ायदा ज़्यादा हुआ, नुकसान कम है, तो हमारे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंस की तरह डाल दो उसको, तो हम उसको लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, फिर पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट आ जाएंगे उनके रेशियो में। लेकिन उल्टा हो, नुकसान ज़्यादा हो गया, फ़ायदा कम हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो भैया सीधी सी बात है, लॉस है, लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ट्रांसफ़र कर दो उनको जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है। अब देखिए इससे जनरल एंट्री कैसे बनेंगे। अब देखिए इसका नाम क्या है हमारे अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला वीडियो मेरा देखा है तो आप इसको आराम से इसके जनरल एंट्री बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए इंक्रीज इन असेट्स, मान लीजिए बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, सिंपली उसका नाम लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। या डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जिस लाइबिलिटी में डिक्रीज हुई है उस लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे, केवल डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर हमें कम पे करने, तो हम लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है हमें। तो मान लीजिए बिल्डिंग है क्रेडिट साइड में, तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बताया था कि जो बाई करके लिखा हुआ है उसको आप कर दीजिए डेबिट, ठीक है। बाई करके जो लिखा है, मान लीजिए बाई बिल्डिंग अकाउंट लिखा है तो बिल्डिंग अकाउंट को कर दो डेबिट, और जो दूसरी साइड रह जाए उस साइड में लिख दो जो आपके अकाउंट का नाम है। अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तरीके याद कीजिए, मैंने सबसे पहली जनरल एंट्री आपको क्या बताई थी, यहाँ देखिए असेट्स बिल्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स जो हमने डेबिट साइड में डाला था, तो डेबिट साइड में डाला था तो उसके लिए रूल समझ लीजिए पहले। डेबिट साइड वाले आइटम्स के लिए हमें क्या करना है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो मान लीजिए यहाँ पे वो ये कह दे कि हमारा जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो हम उसे लेंगे टू स्टॉक अकाउंट। तो भैया टू वाला आइटम तो हमारे पास है, डेबिट वाला आइटम नहीं है, तो डेबिट में क्या करेंगे, जो अकाउंट का नाम है हमारे का, जिस चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम डाल दो, तो वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
स्टॉक अकाउंट या जो भी वैल्यू में असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो देखिए यहाँ के ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार हमारी बात सही है कि नहीं। तो देखिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो हमने अभी क्या एंट्री बताई थी, तो 2 वाला आइटम तो हमारे पास है स्टॉक, डेबिट क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स हो हमारी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो देखिए अब प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आ रहा है, साइड है यानी 2 साइड है, तो 2 को याद रखो, 2 वाला आइटम तो है हमारे पास, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम आ जाएंगे, और डेबिट क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन लॉस है तो बाई वाली चीज़ डेबिट होती है, तो ये डेबिट हो जाएगा और 2 में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जनरल एंट्री याद हो गई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उनको नोट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। अदरवाइज आप मेरी वीडियो तो देख ही सकते हैं, यूट्यूब पे आपके लिए मैं अपलोड कर ही चुका हूँ, तो ये तो जब तक यूट्यूब है तब तक अपलोड रहेगी, कोई और कोई सिस्टम ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन आप अपना नोट जरूर कर लें, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन आपके पास कॉपी नोटबुक में होगा तो आप पलटते रहोगे तो आपको उसको नज़र पड़ती रहेगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपने 11th में बहुत पढ़ी है, इसलिए मैं उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, आपकी बुक में मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट जैसे आप बनाते आ रहे हो वही बनेगी। डेबिट साइड लाइबिलिटी असेट्स, सॉरी लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटी में क्या आता है हमारा कैपिटल रिजर्व, कोई प्रॉफिट हो प्रॉफिट आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग जो भी होंगे जैसे आप 11th में बनाते आए हो। और असेट साइड में आपको मालूम है 2 तरह की असेट्स होती हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में आपके इंटेंजिबल भी आ जाएंगी, टेंजिबल भी आ जाएंगी, और करंट असेट्स के साथ मिसलेनियस असेट्स भी आ जाएंगी, जो ऊपर हमने लिखी थी अभी कि कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, लॉस है P&L का, वो सब हमारी मिसलेनियस असेट्स में आ जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, आपकी बुक में दे रखी होगी बैलेंस शीट, उसी के अकॉर्डिंग जो जिन जिन चीज़ों का हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं उन चीज़ों को हम बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देंगे। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, तो अब जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे एडमिशन वाले चैप्टर से, वैसे आपके 3rd चैप्टर में ही कुछ बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें आपकी 3 चीज़ें बनेंगी, 3 अकाउंट आपके मेंटेन होने। सबसे पहला बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूँ। सेकंड बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, आपको मैं बताया है, फॉर्मेट बता रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम वो आइटम लिखेंगे जिससे आपकी कैपिटल बढ़ रही है, चाहे पार्टनर गुडविल मिल रही है, पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है। तो जिन चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगी और प्लस उसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में उसका क्लोजिंग बैलेंस, और जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल घटती है, कौन कौन सी चीज़ होती है, ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, लॉस बढ़ रहा है, कोई रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो कोई या पुरानी ये हमने लॉस जो एडजस्टमेंट कर रहे थे अभी ऊपर हमने करा था ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी हमारे लिए एक तरह का लॉस है, वो हमारा डेबिट साइड में जाएगा। तो बाकी बची कुछ ही अमाउंट बैलेंस शीट के नाम से आ जाती है। और जब कैपिटल अकाउंट बन जाता है उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा। जिन असेट्स और लायबिलिटी में हमने चेंज किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उस चेंज के अकॉर्डिंग हम नई वैल्यू निकालेंगे उनकी रिवैल्यूएशन की, या रीअसेसमेंट करेंगे लायबिलिटीज का, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट का आपको रूल मालूम ही है कि उसके दोनों साइड का टोटल आपका मैच होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा, दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा, तो ऐसी बात, इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आपने कर दी। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक इंसान कैपिटल अकाउंट वाले पार्ट में करता है, तो वो कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट आप बहुत ढंग से करेंगे, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। बाकी मैं आपको एडमिशन वाले चैप्टर से कैपिटल अकाउंट बहुत ढंग से कराने वाला हूँ, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में इसका आपको करा ही चुका हूँ, इसको देखने की ज़रूरत है नहीं अभी। अब देखिए गुडविल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा है, ये आप देख लीजिए, अच्छी चीज़ है ये कह रहा है A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019।
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। तो देखिए आपको गुडविल का किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये कह रहा है गुडविल अपीयर नहीं करनी है बुक्स में, और दूसरा कह रहा है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ एट ₹60,000 एंड दे एग्री ऑन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ एंड एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ आई इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखिए पहला केस है कि हमारे पास पहले से कोई गुडविल नहीं है, दूसरा केस है पहले से हमारे पास 60,000 रुपये गुडविल है। तो उसमें भी उन्होंने दो केस कर दिए कि पहला उन्होंने कहा कि पुरानी गुडविल को आप राइट ऑफ कर दीजिए यानी ख़त्म कर दीजिए, उसको बांट लीजिए आपस में, और दूसरा कह रहा है कि नहीं उसको हमें बनाए रखना है, उसको नहीं बांटना नहीं है। तो देखिए हर केस में हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले केस 1 व्हेन गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक। तो पुरानी कुछ है ही नहीं, तो हमें जो करना है नई कैपिटल का करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालना है। ठीक है, वो आपको मैं निकालना बता चुका हूँ, तो उस केस से आप निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर गुडविल की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, तो नई गुडविल आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल लेंगे। तो मैंने आपको उसके लिए एंट्री बताई थी गेनर रेशियो डेबिट। तो देखिए बी और सी दोनों को गेन हो रहा है और ए हो रहा है, ए को हो रहा है सैक्रिफाइस, तो वो होगा क्रेडिट। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। सेकंड केस है कि हमारे पास गुडविल है और हम उसमें से पहला पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड का, कि गुडविल पुरानी 60,000 रुपये की है। तो मैंने बताया पुरानी जो चीज़ है एसेट साइड में है जो भी, उसको आप पार्टनर को डेबिट करो, ओल्ड को, सभी को ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है, और गुडविल को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में कर देनी है गुडविल क्रेडिट, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में नहीं करना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि बनाए रखनी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो देखिए टोटल गुडविल कितनी आई थी पहले उसको देख लेते हैं हम एक बार। 90,000 के हमारे पास टोटल गुडविल थी। ठीक है, 90,000 में से सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह निकाल लेते हैं हम इसका। तो इसको आप कर लेना, बाकी का जो आपका डिफरेंस की अमाउंट है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि वो हमें बनाए रखनी है। तो जो नई कैपिटल आई है, केवल जो नई वाली एसेट्स आई है, नई वाली जो गुडविल आई है उसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे जैसा हमने फर्स्ट केस में किया था। ठीक है, देखिए सेम एंट्री है बी सी डेबिट टू ए। तो देखिए यहाँ भी बी सी डेबिट टू ए, लेकिन अगर वो कह रहा है कि व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में हम केवल डिफरेंस की अमाउंट निकालेंगे और उस डिफरेंस की अमाउंट को उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, जब हमें पुरानी वाली गुडविल राइट ऑफ कर देनी है तो ऐसे केस में हम पुरानी गुडविल को अलग से बांटेंगे और नई गुडविल को अलग से बांटेंगे। पुरानी गुडविल उनके ओल्ड रेशियो में बटेगी, लेकिन नई गुडविल उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से बटेगी, जिसमें आपको मैंने एंट्री बता रखी है गेनर डेबिट होगा, यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। लेकिन अगर वो ये कह देता है कि पुरानी गुडविल हमें मेंटेन रखनी है, उसको हमें हटाना नहीं है, तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे जो मुझे इसकी कैलकुलेशन लग रही है उससे लग रहा है कि जो गेन हुआ है वो 1/6 का हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे भाई, ऐसे केस में जो डिफरेंस है नई गुडविल और पुरानी गुडविल के बीच में उसका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे पुरानी गुडविल थी हमारे पास 60,000 की, 60,000 की, और न्यू गुडविल है हमारे पास 90,000 की। डिफरेंस कितना आया, 30,000 रुपये का। तो 30,000 पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कितना है, तो 30,000 का 1/6 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, और फिर उसको उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन ये लास्ट एग्जांपल हो रहा है, ये भी अच्छा एग्जांपल है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर समझ में आ जाएगा, आई होप। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है, with effect from
1 अप्रैल 2019 फॉलोइंग आइटम अपेयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो देखिए इन्होंने कहा पहले वो 5-3-2 के रेशियो में बांटते थे, अब 2-3-5 के रेशियो में बांटना चाहते हैं आगे से। तो ये कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को उनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें कुछ आइटम दे रखे हैं, तो उनका क्या करना है। सबसे पहले इसने जनरल रिजर्व दे रखा है 75,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 12,000 का। असेट साइड में आ जाइए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, देखिए डेबिट बैलेंस दिया है इसका मतलब असेट साइड में 50,000 का। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पे बड़ा ध्यान दीजिए, इसने क्लियरली नहीं बोला यहाँ पे कहीं भी कि ये असेट साइड है या क्या है। तो अब P&L अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी साइड में, यानी हमारा फ़ायदा है, और डेबिट बैलेंस है तो वो असेट साइड में। तो हमें देखिए 3 चीज़ें तो पार्टनर को देनी है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट है वो हमें पार्टनर से लेना है। तो हमें क्या करना है भाई, तो रहिए सबसे पहले जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन तीनों का आप टोटल कीजिए डेबिट करके, और पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी नाम है उनका X, Y और Z, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना भूल गया है ये। और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसके लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसमें ओल्ड रेशियो में X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट किसको करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, ठीक है। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारे पास कोई नई चीज़ तो गुडविल वगैरह है नहीं जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की ज़रूरत हो, तो उसको निकालने की कोई ज़रूरत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो 11th वाले साथी हों उनसे भी ये चैनल आप सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए 11th की, उन लोगों के लिए 11th की वीडियोज़ भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।